लीवर और गॉल ब्लैडर की सोनोग्राफी के बाद आज हम पेंक्रियास की सोनोग्राफी को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेंक्रियास की स्कैनिंग की टेक्निक और इसकी लोकेशन और साथ में नॉर्मल पेंक्रियास की सोनोग्राफिक अपीयरेंस और आखिर में पेंक्रियास की डिफरेंट पार्ट्स की मेजरमेंट को जानते हैं। तो आ जाते हैं पेंक्रियास को। वैसे तो नॉर्मल पेंक्रियास की इकोजेनिसिटी या तो लीवर की इकोजेनिसिटी के बराबर होगी, यानी कि लीवर और पेंक्रियास दोनों इजो इक्विक होंगे सोनोग्राफिकली, या मे बी के पेंक्रियास की इकोजेनिसिटी लीवर के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी एज के बुनियाद में इसमें चेंजेस आ सकते हैं पेंक्रियास की इकोजेनिसिटी में। अब पेंक्रियास को स्कैनिंग के लिए सबसे पहले प्रोब को ट्रांसवर्स पोजीशन में रखना चाहिए और साथ में पेंक्रियास चुन के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, इसलिए इसकी अच्छी स्कैनिंग के लिए लीवर के लेफ्ट लोब को फोकस करना चाहिए। अब आ जाते हैं नॉर्मल पेंक्रियास की सोनोग्राफिक अपीयरेंस को। नंबर 1, चाइल्डहुड में पेंक्रियास की इकोजेनिसिटी लीवर की इकोजेनिसिटी के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, यानी कि पेंक्रियास लीवर के मुकाबले में थोड़ा सा हाइपो इक्विक दिखाई देता है। और इसकी वजह यह होती है कि चाइल्डहुड में पेंक्रियास के ऊपर फैट्स की डिपोजिशन या तो होती नहीं है और अगर होती है तो कम होती है, इसलिए पेंक्रियास की जो इकोजेनिसिटी है वो लीवर के मुकाबले में कम होगी। नंबर 2, एडल्ट एज में पेंक्रियास के ऊपर फैट्स डिपोजिशन हो जाता है और इसी फैट्स की डिपोजिशन की वजह से पेंक्रियास की जो इकोजेनिसिटी है वो लीवर के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पेंक्रियास लीवर के मुकाबले में हाइपर इकोजेनिक दिखाई देता है। और फिर ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे में पेंक्रियास में एट्रापी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेंक्रियास की इकोजेनिसिटी मज़ीद बढ़ जाती है, यानी कि मोर हाइपर इकोइक दिखाई देता है। नंबर 3, पेंक्रियास के ऊपर दूसरे आर्गन की तरह जैसे कि लीवर के ऊपर हेपेटिक कैप्सूल है, इसी तरह कैप्सूल नहीं होता है, इसलिए पेंक्रियास की जो मार्जिन्स या किनारे हैं या बॉर्डर्स है वो इल डिफाइंड या इरेगुलर दिखाई देंगे, यानी कि स्मूथ नहीं होंगे। नंबर 4, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो पेंक्रियास के बॉडी में यानी बॉडी के साथ अच्छी तरह दिखाई देता है। नंबर 5, कॉमन बाइल डक्ट या सीबीडी पेंक्रियास के हेड के लिटरल एस्पेक्ट में दिखाई दे सकता है और इसी तरह गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी जो है वो पेंक्रियास के हेड को एंटेरोलेटरली यानी कि थोड़ी सी आगे की तरफ दिखाई देगा। अब आ जाता है इसके नॉर्मल मेजरमेंट्स को। तो पेंक्रियास का जो टोटल लेंथ है अगर वो नॉर्मल है तो वो 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होगा, और इसकी अगर इंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर को हम मेजर कर लें तो हेड ऑफ पेंक्रियास की जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो टो से लेकर 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह बॉडी ऑफ पेंक्रियास की इंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर टो से लेकर 3 सेंटीमीटर होगा, और फिर टेल ऑफ पेंक्रियास की जो इंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर होगा, और फिर मेन पेंक्रियाटिक डक्ट की जो डायमीटर है वो 2 mm होगा। लेकिन फिर पेंक्रियास की डिफरेंट पार्ट्स के मुताबिक इसमें भी चेंज आ सकता है, जैसे कि हेड ऑफ पेंक्रियास के साथ मेन पेंक्रियाटिक डक्ट का जो डायमीटर है वो 3.5 mm होगा। साथ में बॉडी के दरमियान जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है उसकी जो डायमीटर है वो 2.5 mm होगा, और इसी तरह टेल के साथ मेन पेंक्रियाटिक डक्ट का जो डायमीटर है वो 1.5 mm होगा। इसी तरह इसकी जो वैल्यूज़ है वो हो चाहे लेंथ है या हेड ऑफ पेंक्रियास है या बॉडी ऑफ पेंक्रियास है और टेल ऑफ पेंक्रियास, इसकी जो वैल्यू है वो हो बुक टू बुक और रेफरेंस टू रेफरेंस डिफरेंट होगी, यानी कि इसमें चेंज हो सकता है बुक टू बुक या रेफरेंस टू रेफरेंस।